डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 66। दोस्तों, आप सब मज़े में होंगे और आई होप आप सबको मेरी कहानी पसंद आ रही होंगी। ज़्यादा न टाइम वेस्ट करते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मुंबई। सिया लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी, पर किसी ने भी आगे आके सिया की मदद नहीं की। उन लोगों का ग्रुप 5 लोगों का था, और जब सिया लोगों से हेल्प की चिल्ला रही थी तब वो पचो बहुत गंदे तरीके से हंसते हुए बोले, साली का तारानकन, तुझे क्या लगा था तू हमसे बच जाएगी? तुझे ये लोग बचा लेंगे? अरे तुझे अब तक इसलिए छोड़ रखा था क्योंकि हम मौके की तलाश में थे। तू हर वक्त उन तीनों दोस्तों से घिरी रहती थी ना, इसलिए हमारा चांस नहीं पड़ पा रहा था। पर अब देख तू आ गई हमारे चंगुल में। इतना बोल वो सब सिया को अपनी जीप में डाल वहां से फुल स्पीड में निकल गए। सिया जोर जोर से चिल्ला रही थी, रोते हुए खुद को छोड़ने के लिए बोल रही थी, कमी तारानकन, छोड़ो मुझे वरना तुम लोगों वो हाल होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम मुझे जानते नहीं हो। पर उन लोगों पर सिया की बातों का कोई असर नहीं हुआ। एक बोला, यार बंटी इसका मुंह बंद कर, हम अभी रोड पर है, इसके चिल्लाने से लफड़ा हो सकता है। बंटी ये सुन बोला, हाँ सेन की तुम ठीक कह रहे हो। इतना बोल उसने अपनी पॉकेट से एक रुमाल निकाला और उससे सिया का मुंह बांध दिया, और फिर सिया के दुपट्टे से उसके दोनों हाथों को पीछे करके बांध दिया। अब ना तो सिया चिल्ला पा रही थी और ना ही अपने हाथ चला पा रही थी। अब बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और लुढ़कते हुए उसके गालों पर से नीचे गिर रहे थे। सिया की नीली आंखें पूरी लाल और आंसुओं से भरी हुई थी। उसका पूरा चेहरा भी लाल हो गया था। सिया बस अब अपने मन में भगवान को याद कर रही थी, प्लीज भगवान कोई तो ऐसा हो जो उसे इन दरिंदों से बचा सके, किसी को तो भेजो। सिया अपने ममन में भगवान से प्रार्थना कर रही थी, और वहीं कॉलेज में एक हैंडसम लड़का जिसके चेहरे के फीचर्स बिल्कुल कामदेव का ही स्वरूप लग रहा था, जो लाइब्रेरी में बिल्कुल शांत और फोकस होकर एक बुक को पढ़ रहा था। उसकी आंखें काली थी, उसके बाल थोड़े ब्राउन कलर के थे, उसके चेहरे पर हल्की बियर्ड थी, उसके होंठ पलते और गुलाबी थे। उसकी मुस्कान इतनी अच्छी थी कि कोई अगर देख ले तो अपना दिल हार बैठे और अपनी जान देने को राजी हो जाए। वो लड़का जिसकी एज 22 होंगी, वो अभी अपनी बुक में घुसा हुआ था कि तभी कोई भागता हुआ उसके लड़के के पास आया और धीरे से उसके कान में कुछ कहा। उस लड़के के कुछ कहते ही वो लड़का अपनी जगह से तुरंत उठा और भागता हुआ लाइब्रेरी से निकला। उसने तुरंत पार्किंग में आके अपनी बाइक स्टार्ट की और फुल स्पीड में वहां से निकल गया। उसने रास्ते में ही अपने फोन से संदीप को एमएसजी सेंड कर दिया था, और अपने एक आदमी को भी उसने तुरंत कुछ लोगों को अपने साथ लेके आने को बोल अपनी लाइव लोकेशन सेंड कर दी। और वो लड़का स्पीड में अपनी बाइक भागते जा रहा था। उसे पता नहीं था कि वो लोग सिया को कहाँ लेके गए होंगे, फिर भी उसने उसी रास्ते को पकड़ लिया था जिससे वो लोग गए थे। उसे इतना जरूर पता था कि वो रास्ता जंगल की तरफ जाता है। वो लड़का उसी रास्ते से आगे बढ़ रहा था, और आगे जाते हुए वो पूरा रोड धीरे धीरे सुनसान होता हुआ महसूस होने लगा। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि वो लोग सिया को इसी रास्ते से लेके गए थे। उसने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई और तेजी से आगे बढ़ने लगा। दूसरी तरफ बीच पर संदीप और स्नेहा दोनों वहां शांति से एक जगह बैठे दूर तक फैले समुद्र को और उसकी उठती हुई लहरों को देख रहे थे। दोनों थोड़ी दूरी बना के बैठे थे और सामने देख रहे थे। दोनों फिलहाल खामोश थे। तभी चुप्पी को तोड़ते हुए संदीप जी बोले, स्नेहा जी हम आपसे एक बात पूछे? स्नेह जी जो शांति से समुद्र की लहरों को देख रही थी, वो बिना संदीप जी की तरफ देखी बोली, जी पूछिए। संदीप जी काफी हिचकिचा रहे थे क्योंकि वो कभी किसी लड़की के साथ ऐसे अकेले बाहर नहीं आए थे। ये सब भले दोस्त थे, पर दोस्त के साथ एक अलग बॉन्ड और फीलिंग होती है, और यहाँ संदीप स्नेहा जी को अपने दिल की बात बताना लाए थे। संदीप जी बोले, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अपनी बात कह के वो कुछ देर चुप रहे, फिर आगे बोले, देखो आप मुझे गलत मत समझना, पर मैं आपको पहले दिन से पसंद करता हूँ, पर कभी आपको बोलने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए आज बहुत मुश्किल से हिम्मत करके आपको हम यहाँ लेके आए हैं। फिर कुछ सोच के आगे बोले, अगर आपको हमें ना कहना हो तो आप हमें कह सकती है, पर प्लीज़ हमें थप्पड़ मत मारना। हमें थप्पड़ से बहुत डर लगता है, स्पेशली लड़कियों के थप्पड़ से, इसलिए हमने आज तक कभी किसी लड़की से बात तक नहीं की। आपसे हमारी दोस्ती राजवीर की वजह से हुई, वरना हमारी हिम्मत तो आपसे दोस्ती करने की भी नहीं होती। स्नेहा जी शांति से संदीप जी की बात सुन रही थी। अभी तक उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला था। स्नेहा जी को चुप देख संदीप जी को लगा कि स्नेहा जी उन्हें पसंद नहीं करती है, इसलिए उन्होंने कुछ सोच के कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उनको अपने फ़ोन में एमएसजी की टोन सुनाई दी। उन्होंने जल्दी से अपने फ़ोन को चेक किया तो उसने राजवीर का एमएसजी था जिसमें लिखा था, बंटी और उसकी गगेंग सिया को उठा के ले गए, तुम जल्दी से स्नेहा को लेके यहाँ पहुँचो। उसने अपनी लोकेशन संदीप जी को भी भेजी थी।
राजवीर के एमएसजी को पढ़ के संदीप जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उनके हाथों की मुट्ठियां कस गई। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़े हुए और स्नेहा जी का हाथ पकड़ उन्हें खड़ा करते हुए बोले, स्नेहा जी अभी जल्दी चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, हम आपको रास्ते में सब बताते हैं। इतना बोल उन्होंने स्नेहा जी को लगभग खींचते हुए अपनी बाइक जहाँ खड़ी की थी वहां आ गए। स्नेहा जी को कुछ समझ में नहीं आया कि अभी अभी हुआ क्या उनके साथ। वो तो कितनी शांति से समुद्र की लहरों का मजा ले रही थी और अचानक से संदीप जी का खड़े करके खींचना उनको अपने अच्छे सपने से जगाने जैसा था। जब वो दोनों बाइक के पास आ गए थे तब संदीप जी ने स्नेहा जी का हाथ छोड़ दिया और उन्हें बोले, आप जल्दी हमारे पीछे बैठो। इतना बोल वो बाइक स्टार्ट करने लगे। स्नेहा जी बोली, संदीप जी क्या हुआ है, अचानक से आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, इतनी जल्दबाजी में। संदीप जी थोड़े गुस्से में बोले, हमने कहा जल्दी बैठो तो चुप करके बैठो। संदीप जी के गुस्से को देख स्नेहा जी डर गई और फिर चुपचाप उनके पीछे बाइक पर बैठ गई। उनके बैठते ही संदीप जी ने आप अपने दोनों हाथों से स्नेहा जी के दोनों हाथों को पकड़ा और अपनी कमर पर लपेट दिया। उसके बाद उन्होंने बाइक को फुल स्पीड में दौड़ा दिया। बाइक को इतनी तेज स्पीड में चलता देख स्नेहा जी डर गई। उन्होंने अपनी पकड़ संदीप जी की कमर पर कस दी और फिर अपना सिर उनकी पीठ पर टिका के अपनी आंखें बंद कर ली। संदीप जी सामने देखते हुए ही अपनी बाइक को बढ़ाते जा रहे थे। इस वक्त उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उनका बस नहीं था, वरना वो बाइक को चातर प्लान बना देते, पर अफसोस वो ऐसा नहीं कर सकते थे। उनको जल्द से जल्द उस जगह पहुंचना था जहां राजवीर है। तो वहीं दूसरी तरफ वो पांचों लोग सिया को लेके अब तक जंगल के बीचों बीच लेके आ गए थे। यहाँ घने पेड़ होने की वजह से हल्का अंधेरा था और यहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान को नमो निशान नहीं था। हाँ, इस जंगल में जंगली जानवर जरूर थे, पर अभी रात नहीं थी, इसलिए सब अपने में चुप के कहीं घुसे थे। सिया को इस जंगल को देख और ज्यादा डर लगने लगा था। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो सहमी हुई जंगल में चारों तरफ अपनी नजर घुमा घुमा के देख रही थी, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ जंगल के और घने लंबे पेड़ों के। तभी बंटी ने सिया को पकड़ जीप से नीचे खींचा, जिससे सिया खुद को संभाल नहीं पाए और सीधा जाके जमीन पर गिरी, जिससे उसकी चीख निकल गई और वो चीख उसके मुंह में ही दबके रह गई थी। सिया का मुंह अब भी रुमाल से बहुत कसके बांधा था, इसलिए उसकी चीख किसी को सुनाई नहीं दी। निया के दोनों घुटनों में चोट लगी थी, उसके घुटने छिल गए थे, जिससे उसकी स्किन निकल गई और वहां से खून निकलने लगा था, पर उन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सैम की सिया के पास आके घुटनों के बल बैठ सिया के बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया और उस पे चिल्लाते हुए बोला, साली कू डॉट केमी तारानकन, तूने हमें बहुत परेशान किया है, आज तक किसी ने हमें परेशान करना तो दूर हमें पलट के जवाब तक नहीं दिया, और तेरी वजह से हमें बहुत सुनने को मिला। हमें कॉलेज से रेस्ट्रिकेट किया गया, तेरी वजह से सारे कॉलेज के लोग हम पर हंसने लगे थे। जिन लोगों की कभी हमारे सामने नज़र तक नहीं उठती थी वो लोग हमसे नज़रें मिला के हमारा मजाक उड़ाने लगे। सेम की सिया के बालों पर अपनी पकड़ और कसते हुए बोला, आज तेरी सारी गर्मी को हम पाछों निकाल देंगे। तुझमें बहुत गर्मी है इसलिए तू इतना उड़ रही है, पर आज के बाद तू उड़ना तो दूर किसी को अपना चेहरा भी दिखाने लायक नहीं बचेगी। इतना बोल सिया के मुंह पर एक जोर का थप्पड़ मार देता है, जिसे उसके होठों के कोने से खून निकलने लगता है। उस थप्पड़ से सिया खुद को संभल नहीं पाती है और जमीन पर गिर जाती है। सिया को ऐसे जमीन पर पड़ा देख सब ठहाका लगा के जोर जोर हंसने लगते हैं और सिया बेचारी कुछ कर भी नहीं पा रही थी। उसे अब खुद के बचने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने उसे राजवीर के चेहरा नजर आया, जिसे देख सिया दर्द से तड़पते हुए बोली, राजवीर जी कहाँ हो आप, प्लीज हमें इन लोगों से बचा लीजिए। सिया बस अपने मन में रोते हुए अब राजवीर को पुकार रही थी। अचानक से उन पाछों में से एक लड़के ने सिया के कुर्कुरते की बाजुओं को खींच के फाड़ दिया, जिससे सिया के गोरे कंधे और हाथ दिखने लगे। ऐसा करने से सिया अंदर तक डर से हिल गई, उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। वो बेबस होकर उन लोगों से उसे छोड़ने की अपनी आंखों से ही विनती कर रही थी, पर वो तो जैसे इंसान हो ही ना हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सिया कुछ कर नहीं पा रही थी, उसका मुंह बंधा हुआ था, उसके दोनों हाथ उसकी पीठ पर बांधे हुए थे, वो बस छटपटाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तभी दूसरे लड़के ने सिया के कुर्ते को उसके गले पर से फड़ दिया, जिससे सिया का क्लीवेज और उसके अंदर की इनबिया दिखने लगी, जिसे देख सेम की पागल की तरह वहां देख अपनी गंदी नजरों से ही उसे स्कैन करने लगा। सिया ने इस वक्त ब्लैक कलर की इनबिया पहन रखी थी। दो लड़कों ने सिया को धक्का देके जमीन पर पटक दिया, जिससे सिया सीधा पीठ के बल जमीन पर लेट गई। उसकी पीठ कमर कंधों में नीचे पड़े छोटे छोटे कानकद से चोट गई, वो उसको चुभ गए थे, जिससे उसकी चीख फिर से निकली पर बाहर तक नहीं आई। सेमकी ने दो लड़कों को इशारा किया तो उन्होंने सिया के पैरों को पकड़ लिया। सिया के हाथ पहले से बांधे होने से अब वो हिल भी नहीं पा रही थी। सेमकी सिया के ऊपर आ गया और उस पे झुकने लगा। उसके दो दोस्त ये सब होते होते हुए देख रहे थे और जोर जोर हंस रहे थे। सिया अपना सिर ना में हिलाने लगी, पर किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
सेन की सिया जे ऊपर झुका हुआ था। उसने अपने एक हाथ से सिया की गर्दन को पीछे से पकड़ा और उसकी कॉलरबोन पर अपने होंठ रख दिया। वहां उसे काटने लगा। अब सिया को अपने अंदर सब कुछ टूटता हुआ महसूस होने लगा था। उसकी सारी उम्मीद, सारा विश्वास, सब कुछ निया उन लोगों की पकड़ से अब हिल तक नहीं पा रही थी। बेचारी न चिल्ला पा रही थी, न अपने हाथ पैर हिला पा रही। उसकी हालत कुछ इन लोगों के घसीटने, मरने, पीटने और कुछ उसके साथ जो अब दरिंदगी करने पर उतारी हो गए उससे सिया डर से अंदर तक कांप रही थी और उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे जो उसे इन दरिंदों से बचा भी नहीं सकते थे। सेन की सिया की गर्दन पर अपने दांतों को ऐसे गदा रहा था जैसे वो कोई इंसान ना हो कि कोई जानवर हो। सेनकी ने अब सिया की कुर्ती को उसके सीने से पकड़ खींच के दो टुकड़ों में फाड़ के अलग कर दिया, जिससे सिया की गोरी और मलाईदार सॉफ्ट स्किन अब सेनकी से सामने थी। उसकी परफेक्ट बॉडी, उसका उठा हुआ सीना जिस पे ब्लैक इन, अब ये क्या कमाल लग रही थी। सेनकी के अंदर का जानवर तो सिया की हॉट और भरे हुए फिगर को देख सेनकी की हवस भरी लालची नजर तो ऐसे टिक गई कि अब वो उसे पूरा खा ही जाएगा। सेनकी अपने दोस्तों से खुशी से चिल्लाते हुए बोला, बंटी देख, ये तो सच में मलाई है। इसके जैसी खूबसूरती तो आज पहले कभी नहीं देखी हमने। ना जाने कितनी ही लकड़ियों के साथ रातें रंगीन की है पर इस जैसी तो कोई भी नहीं निकली। भाई देखिए तो अभी कोरा फूल है जो आज हमारे हाथ लगा है, पर इस साली के नखरे बहुत है। आज हम इसके सारे नखरे निकल देंगे। इतना बोल वो हंसने लगे। सेनकी तो सिया की हाफ नेक बॉडी को देख के पागल हुए जा रहा था और उसे नोचने खाने के लिए एक्साइटेड हो रहा था। और वहीं उसके नीचे पड़ी सिया को ये सब बहुत ज्यादा घिनौना लग रहा था। उसे अब खुद से नफरत होने लगी थी। उसके अंदर अब बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी कुछ करने की। सेनकी ने अपनी गंदी नजरों से सिया की नीली आंखों में देखा और बोला, आज तुझे समझ आएगा सेनकी से दुश्मनी मोल लेने से क्या सजा मिलती है। इतना बोल वो सिया के चेहरे के ऊपर झुका ही था कि वहां एक साथ कई गाड़ियां आके रुकी और एक गन शॉट हुआ। तू मेरी जिद नहीं, मेरा जुनून है। तुझे हासिल नहीं करना, तुझे अपना बनाना है। तू मेरे दिल का सुकून, मेरे ख्वाबों की मल्लिका है। एपिसोड 67। जंगल में सिया बेजान जमीन पर पड़ी थी। उसके पैरों को दो लड़कों ने पकड़ रखा था और उसके हाथ मुंह पहले से बांध रखे थे। सेनकी सिया के ऊपर था और उसके दो दोस्त साइड में खड़े होके मजे से देख रहे थे। सेनकी खुश होते हुए सिया के ऊपर झुका, तभी कहीं से कई गाड़ियां वहां आके रुकी और एक गोली चली जो सीधा सेनकी की खोपड़ी को चिरते हुए उसके माथे से बाहर निकली। उसी के साथ सेनकी का खून जो सिया के ऊपर गिरा, जिसे देख और गन शॉट की आवाज सुन सिया डर और घबराहट से एक चीख के साथ बेहोश हो जाती है। सेनकी की बेजान बॉडी सिया के एक तरफ लुढ़क गई। जिन दो लोगों ने सिया के पैर पकड़ रखे थे वो एक से अपनी जगह से खड़े हो गए और जो दो खड़े थे अब चारों एक साथ खड़े होके वहां देखने लगे जहां से गाड़ियों की आवाज आ रही थी। उन गाड़ियों में से कुछ लोग निकलते हैं जिनके हाथों में गन थी और तभी दो बाइक उन गाड़ियों के आगे रुकती है, जिसपे एक पे राजवीर तो दूसरी पर संदीप और स्नेहा थे। स्नेहा और राजवीर जल्दी से बाइक से उतर सिया के पास भागा और स्नेहा, संदीप भी। राजवीर ने आके जैसे ही सिया की हालत देखी उसके पैर अपनी जगह पर जम गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। संदीप जी और स्नेहा जी भी सिया के पास पहुंच गए थे। उसकी ऐसी हालत देख संदीप ने अपना चेहरा घुमा लिया। स्नेहा जी जल्दी से सिया के पास गई और उसको अपने दुपट्टे से कवर कर दिया। तुरंत सिया का सिर अपनी गोद में रखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। फिर स्नेहा जी उसके हाथ मुंह खोलने लगी। उसके बाद स्नेहा जी ने सिया को अपने सीने से लगा लिया और रोने लगी। सिया गोली की आवाज और खून देख के बेहोश हो गई थी। राजवीर अब भी अपनी जगह पर जमा हुआ खड़ा था। जब संदीप जी को यकीन हो गया कि स्नेहा जी ने उसे ढक दिया है तो वो चल के राजवीर के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा, जिसे महसूस कर राजवीर होश में आता है। संदीप जी के गले लग जाते हैं। इस वक्त उन दोनों की ही आंखों में आंसू थे। संदीप जी उसकी पीठ को थपथपाते हैं और खुद को स्ट्रांग होने के लिए राजवीर को बोलते हैं, आप ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकते हो, खुद को संभालो, फिर हम मिलके सिया को संभालना है। पता नहीं उनको कैसे संभालेंगे पर उससे पहले इन लोगों देखना है जिनकी वजह से आज हमारी सिया की ऐसी हालत है। ये बोलते वक्त संदीप जी की टोन भारी और गुस्से भरी हो गई थी और फिर राजवीर से अलग होकर उन चारों को देखने लगे जो अभी भी वहां खड़े होकर उन सबको ही देख रहे थे। वो लोग भाग तो जाते पर कुछ लोगों ने उन पर बंदूक तान रखी थी, इसलिए वो हिले भी नहीं अपनी जगह से। जैसे ही संदीप ने राजवीर को उन लोगों के बारे में बोला उसका मायूस चेहरा अब गुस्से में बदल गया और उसकी आंखें एकदम खून जितनी लाल हो गई। उसके हाथों, सिर और गले ही नसें दिखने लगी। अब राजवीर थोड़ी देर पहले बाला टूटा और दुखी राजवीर नहीं लग रहा था, अब राजवीर पूरा भयानक राक्षस लग रहा था। उसकी आंखें लाल, गुस्से से चेहरा पूरा काला, हाथों, सिर, गर्दन की नसें दिख रही थी। ऐसा रूप संदीप का भी था। अब वो दोनों कोई नॉर्मल इंसान और कॉलेज स्टूडेंट नहीं लग रहे थे। वहीं उन दोनों का ऐसा रूप देख उन चारों की हालत खराब हो गई। राजवीर अपनी दमदार और एरोगेंट आवाज में बोला, समीर इन सबको हमारी जगह पर लेके चलो, हम थोड़ी देर में आते हैं। वहाँ समीर जो एक पूरी गैंग के साथ आया था उन सबका लीडर था और राजवीर का बहुत अच्छा दोस्त भी।
समीर ने राजवीर की बात सुनी और बोला, जी भाई इतना बोल अपने लोगों को। उन चारों को गाड़ी में डालने का इशारा किया। उसका इशारा मिलते ही कुछ देर में वो लोग उन सबको लेके वहां से चले गए। अब वहां सिर्फ वो चारों बचे थे। संदीप ने राजवीर को सिया को उठाने का बोला तो उसने बिना कुछ कहे स्नेहा जी के गोद में उसका सिर रखा। वो रो रही थी। जैसे ही राजवीर ने उसे उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, तुरंत स्नेहा जी ने उनको हाथ को पकड़ लिया। अभी भी स्नेहा जी को पता नहीं था, वो पूरी सिया को ऐसी हालत में देख उसमें ही खो गई थी। इसलिए जैसे ही राजवीर ने हाथ बढ़ाया, उनको लगा कोई और फिर सिया को उनसे दूर कर रहा है। तब राजवीर बोला, स्नेहा मैं हूँ राजवीर। उसकी आवाज़ सुन स्नेहा जी ने अपनी नम आंखों से उन्हें देखा, फिर उनके हाथों देखा तो उसने उन्हें छोड़ दिया। स्नेहा जी ने एक शब्द भी नहीं कहा था। उनको तो जैसे सदमा ही लग गया था। सिया की ऐसी हालत देख के राजवीर ने सिया को अच्छे से दुपट्टे में लपेटा और उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में छुपा लिया। फिर संदीप जी ने स्नेहा जी को उनके दोनों कंधों से पकड़ खड़ा किया और वो चारों वहां से गाड़ी में बैठ वहां से निकल जाते हैं। राजवीर और संदीप जी की बाइक वो लोग ले गए थे और एक गाड़ी वहां छोड़ गए थे ताकि इनको आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। राजवीर सिया को अपनी बाहों में लेके पीछे सीट पर बैठ गया। ड्राइविंग सीट पर संदीप जी और उनके बगल में पैसेंजर सीट पर स्नेहा जी बैठ गई जो गुमसुम थी। संदीप जी ने जब देखा स्नेहा ने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो उन्होंने थोड़ा उनकी तरफ झुक के सीट बेल्ट लगाया और खुद अपना भी सीट बेल्ट लगा के गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। इस वक्त गाड़ी में शांति थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। राजवीर तो बस सिया के बेजान और चोटिल चेहरे को ही एकटक देखे जा रहा था। संदीप जी भी ड्राइव कर रहे थे पर बीच बीच में वो स्नेहा जी को भी देख लेते थे जो उनको देख तक नहीं रही थी। संदीप जी कुछ देर पहले जो हुआ वो सोचने लगते हैं। फ्लैशबैक। जब संदीप और स्नेहा जी बीच पर बैठे तभी उनको राजवीर का एमएसजी मिला जिसमें उसने उनको सिया के बारे में बताया था और अपनी लोकेशन भी सेंड की थी। संदीप जी स्नेहा जी को जल्दबाजी में वहां से लेके निकलते हैं। जब काफी दूर तक चलते हैं तब जाके स्नेहा जी उनसे पूछते हैं, हम कहाँ जा रहे इतनी जल्दबाजी में। संदीप जी जो ऑलरेडी बहुत परेशान और गुस्से में थे, स्नेहा जी के सवाल को सुन के वो पहले चुप रहते हैं, फिर बोलते हैं सिया को बंटी और उसकी गैंग ने उठा लिया है और पता भी जबरदस्ती उनको कहीं लेके चले गए हैं। जैसे ही स्नेहा जी ने ये सुना कि सिया को बंटी और उसकी गैंग ने जबरदस्ती उठा लिया, उनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता है और वो लगभग संदीप जी पर चिल्लाते हुए बोली, ये सब आपकी वजह से हुआ है। हमारी सिया को अगर कुछ भी हुआ ना तो हम आपको लाभ माफ नहीं करेंगे, याद रखिएगा। संदीप जी स्नेहा जी के मुंह से ये सुन उनके दिल में एक चुभने सी होती है जैसे किसी ने धारदार चाकू उनके सीने में घुसा दिया हो। संदीप जी कुछ नहीं बोलते। इस वक्त वो मौके की नजाकत को समझते हुए खुद को शांत ही रखते हैं पर स्नेहा जी चुप नहीं होती और वो आगे बोलती है, सब आपकी वजह से हुआ ना, आप हमें अपने साथ लेके जाते और ना सिया अकेली होती और ना आज उनके साथ ही होता। अरे वो लड़के तो पहले दिन से सिया के पीछे थे पर हमारी वजह से वो सिया को कुछ भी नहीं कह पाते थे। आज हम नहीं थे और आज उन लोगों ने इस चीज का फायदा उठा के हमारी सिया को ले गए। पता नहीं हमारी सिया कैसी होंगी। हे भगवान हमारी सिया की रक्षा करना, हम कभी सिया को अकेला नहीं छोड़ेंगे प्लीज भगवान जी। संदीप जी स्नेहा जी की सारी बातें सुन रहे थे। उनको इरिटेशन भी बहुत हो रही थी और बार बार उनको इल्जाम देना कि सब कुछ आज जो हुआ है उसमें उनकी गलती है, ये सुन उनको बहुत गुस्सा भी आ रहा था पर खुद को बड़ी मुश्किल से खुद को रोक के रखे थे। कहीं अपने गुस्से में आके वो स्नेहा जी को कुछ बुरा भला ना बोल दे जिससे बाद में उनको पछतावा हो। पर स्नेहा जी ना तो चुप हो रही थी और ना शांति से बैठ रही थी, बस रोए जा रही थी और बार बार एक ही बात, सब आपकी गलती है, हमें आपके साथ आना ही नहीं चाहिए था। ये सब सुन के अब संदीप जी के सिर में दर्द होने लगा था। उन्होंने एकदम से बाइक को ब्रेक मारा तो बाइक एक तेज झटके के साथ रुक गई पर इससे स्नेहा जी बहुत ज्यादा डर गई थी। संदीप जी ने बाइक को खड़ा किया और स्नेहा जी की तरफ घूम के थोड़े गुस्से और सख्ती से कड़क लहजे में बोले, स्नेहा जी की दोनों बाजुओं को पकड़ के बोले, स्नेहा अब बिल्कुल चुप, बहुत देर से हम आपकी बातें सुन रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता हम कुछ बोल नहीं रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलेगी। अब अगर आपने अपने मुंह से एक और शब्द भी निकाला ना तो हम ये भूल जाएंगे कि हम आपको पसंद करते हैं। स्नेहा जी जो एकदम बाइक रुकने से डरी हुई थी, अचानक संदीप जी के ऐसे उसकी बाजुओं को पकड़ने से उनको दर्द होने लगा और वो डर से संदीप जी को अपनी सहमी और आंसुओं भरी नजरों से उनको देख रही थी। संदीप जी जैसे जैसे उनपे गुस्सा कर रहे थे वैसे वैसे उनकी पकड़ स्नेहा जी पर कसती जा रही थी जिससे स्नेहा जी को बहुत दर्द होने लगा और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जब संदीप जी ने स्नेहा जी की आंखों में आंसू देखे तो उन्होंने एकदम से उनको छोड़ दिया और पलट के खुद के गुस्से को कंट्रोल करने लगे। अपने कसके अपनी आंखें बंद कली और हाथों की मुट्ठी बंद कली, फिर गहरी सांस और बिना कुछ और आगे कहे बाइक पर बैठ के स्टार्ट कर दी और स्नेहा के बैठने का इंतजार करने लगे। कुछ देर तक वो खड़े रहे फिर बिना किसी भाव के बोले, स्नेहा अभी जल्दी बैठो, सिया को हमारी जरूरत है। सिया का नाम सुन स्नेहा बिना कुछ बोले और चुपचाप उनके पीछे बाइक पर बैठ गई।
संदीप जी ने बाइक को फिर एक बार आगे बढ़ा दी और कुछ दूर आगे जाके उसे जंगल का रास्ता मिल गया और वो सीधा आगे उस रास्ते पर स्पीड में आगे बढ़ गए और कुछ दूरी पर ही उसे सब लोग मिल गए और वहां राजवीर ने एकदम गन शॉट किया। इसी के साथ फ्लैशबैक एंड। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक ना ज्यादा बड़े और ना ज्यादा छोटे मीडियम साइज के अपार्टमेंट के आगे आकर रुकी। ये अपार्टमेंट राजवीर का था। अंदर से ज्यादा बड़ा नहीं था। अंदर बस एक बेडरूम, एक लिविंग हॉल, एक गेस्ट रूम, किचन और डाइनिंग एरिया जो हॉल में एक तरफ बना था और हॉल में सोफे रखे हुए थे। यहाँ ज्यादा सामान भी नहीं रहा, बस जरूरत की चीजें ही थी। पर पूरा घर बहुत ही खूबसूरती से नीट अंदर क्लीन किया था और सामान सब अपनी अपनी जगह पर रखा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ कोई लकड़ा रहता होगा। इतनी साफ सफाई थी जैसे किसी लड़की का घर हो। राजवीर यहाँ अपनी फैमिली से दूर पढ़ाई करने आया था, इसलिए उसने यहाँ रहने के लिए ये अपार्टमेंट लिया था। संदीप भी कभी कभी यहाँ आ जाया करते थे। एकदम गाड़ी के रुकने से राजवीर जो सिया को एकटक देख रहा था, उसने जब बाहर देखा तो वो उसके अपार्टमेंट के बाहर था। उसने गाड़ी का गेट खोला और सिया को अपनी बाहों में लेके बाहर आया और सीधा अपार्टमेंट के अंदर जान लगा। राजवीर के गाड़ी से निकलते संदीप और स्नेहा भी दोनों बाहर आते हैं और वो भी अंदर चले गए। इस वक्त दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। अंदर राजवीर अपने रूम में आता है और सिया को आराम से बेड पर लिटाया और अपना फोन निकाल डॉक्टर को कॉल किया और फिर सिया के पास बेड पर बैठ गया और एक तक बस सिया को देखने लगा। कुछ देर बाद स्नेहा जी अंदर आई, उनके पीछे संदीप जी। राजवीर एकदम बोले, स्नेहा आप सिया के कपड़े बदल दो, हम बाहर है। इतना बोल वो बाहर चले गए और संदीप जी भी उनके जाने के बाद स्नेहा जी वॉशरूम में गई और वहां से एक मिनी टॉवल और बाल्टी में पानी लेके आई और फिर उसने सिया के को अच्छे से साफ किया और फिर कपबोर्ड में से राजवीर की एक टी शर्ट और एक ट्राउजर लेके आई, उनको सिया को पहना दिया और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। तभी बाहर से डोर नॉक हुआ। स्नेहा जी ने जाके डोर खोला तो बाहर लेडी डॉक्टर खड़ी थी। स्नेहा जी ने उन्हें अंदर आने को बोला। डॉक्टर अंदर आई और सिया का चेकअप करने लगी। सिया को उसके चेहरे पर, गले पर, घुटनों में, पीठ, कमर, हाथ, होंठ सब जगह बहुत सी चोट आई थी। दोनों ने अच्छे से सिया की चोट पर दवाई लगाई और बैंडेज किया और एक इंजेक्शन सिया को लगा दिया। उसके बाद वो खड़ी हुई और स्नेहा जी से बोली, मिस इनके साथ शायद जबरदस्ती हुई है। वैसे तो मैंने इनको अच्छे से चेक कर लिया है और इनको सारी चोट पर दवाई और बैंडेज कर दी है और मैंने इनको नींद का इंजेक्शन भी दे दिया है ताकि ये आराम से सोती रहे। पर फिर भी मैं आपको केयरफुल रहने के लिए बोल रही हूँ। मिस को जब होश आएगा तो पता नहीं उनको कैसा फील हो। ये कोई नॉर्मल बात नहीं। कोई भी लड़की अपने साथ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है पर अपनी इज्जत के साथ कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और उनके साथ जो कुछ भी हुआ है इससे उनके दिल और दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है। शायद वो खुद को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर सकती है। कुछ भी हो सकता है। एक औरत के शरीर की चोट तो ठीक हो जाती है पर उसके दिल में लगे घाव कभी भर नहीं पाते हैं। आपको मेरी बात समझ आ गई होंगी। मैं अब और आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मैं भी एक औरत हूँ इसलिए आपको ये सब बताया। बस अब आप सबको इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है और जहाँ तक हो सके तो इनको अकेला मत छोड़ना जब तक ये ठीक नहीं हो जाती। स्नेहा जी डॉक्टर की सारी बातों को बहुत ध्यान से सुना और हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चली गई पर वहाँ कोई और भी था जिसने डॉक्टर की सारी बातें सुन ली थी, जिनको सुन के उसके दिल में बहुत तेज दर्द होने लगा। वो गुस्से में वहां से सीधा टेरेस पर चला गया और वहां जाके दीवार पर मुंह के मारता रहा जिससे उसे दर्द का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। पर उसके हाथ से खून बहुत ज्यादा बह रहा था। जितना दर्द उसे अपने दिल में हो रहा था उस दर्द के आगे उसके हाथ का दर्द तो कुछ भी नहीं था। उसे बार बार अपनी आंखें के सामने सिया का पिला पड़ा चेहरा, उसके चेहरे पर लगी चोट, सब कुछ किसी रील की तरह आंखों के सामने घूम रही थी। दिल तो मोम का होता है, उसे पत्थर बनने पर तो लोग मजबूर करते हैं। कोई क्या जाने किसे कितना और कहाँ दर्द होता है। लोगों की भीड़ में हमेशा इंसान अकेला ही तो होता है। अगर कोई साथ होता है तो वो करोड़ों की भीड़ में भी उसके साथ खड़ा रहता है। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।